हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर शुरू हुआ मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो ये चैप्टर में आपको सामान्य तौर पर जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में, उसका कारण, उपचार और बचाव, किस कारण से होती हैं, क्या पैथोजन के कारण होती हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। तो हम बिना देरी किए हुए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और ये चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, चैप्टर है आपका क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग में क्या है, आपका मनुष्यों में होने वाली बीमारियों के बारे में और मनुष्यों के स्वास्थ्य के बारे में बात की जाएगी इसमें, इस चैप्टर में। तो एक्चुअल में कल हमने एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करा था। स्वास्थ्य क्या है, बेसिकली स्वास्थ्य को आप पूर्ण रूप से कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब अगर स्वास्थ्य की परिभाषा की बात की जाए तो स्वास्थ्य को क्या कहा गया है, पूर्ण शारीरिक, मतलब कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। किसको? स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य क्या है, जब लोग स्वस्थ होते हैं तो क्या होता है, इससे कार्य कुशलता बढ़ती है और इससे उत्पादकता बढ़ती है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो क्या होती है, इससे कार्य कुशलता बढ़ती है। मतलब जब आप हेल्दी हैं, है ना, तब आप अपने सभी काम सही तरीके से कर पाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। किससे? स्वास्थ्य ठीक होने से, है ना। स्वास्थ्य क्या करता है, व्यक्ति को लंबी उम्र देता है ना, और शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी उम्र जो है वो लंबी होगी, बीमार नहीं होगा जल्दी और डेथ भी जल्दी नहीं होगी। तो लंबी उम्र देता है स्वास्थ्य। और स्वस्थ जो माँ है वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, तो इसलिए शिशु और मातृ मृत्यु दर को भी कम करता है। इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी कम करता है। मतलब प्रसव के दौरान शिशु की या माँ की मृत्यु की जो रेशियो है उसको कम करता है। अगर माँ स्वस्थ है तो शिशु भी स्वस्थ होगा और इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट भी जो है वो कम हो चुका है अभी, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान देखो, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम, ये 3 आयाम ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। संतुलित आहार, बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड डाइट, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन और नियमित व्यायाम, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज। ये क्या है, ये अच्छे स्वास्थ्य के 3 आयाम है। ये तीनों चीजें अगर होती रहे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपना पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन कर रहा है, नियमित तौर पर व्यायाम कर रहा है और अच्छा खाना खा रहा है। अच्छा का मतलब संतुलित आहार। संतुलित आहार से क्या मतलब है कि शरीर की आवश्यकता के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, सारी चीजें, प्रोटीन, ये सब चीज संतुलित मात्रा में कोई व्यक्ति यदि ले रहा है तो अच्छा स्वास्थ्य उसका रहेगा। मतलब अच्छा स्वास्थ्य तब बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य प्रभावित किससे होता है? स्वास्थ्य प्रभावित होता है, पहली चीज तो आपका अनुवांशिक विकार से, यानी कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक डिफिशियंसी है, तो इससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जैसे इसके बारे में पिछले चैप्टर में, मतलब जेनेटिक्स वाले यूनिट में हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी थी कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब कुछ रोग ऑटोमेटिक हो जाते हैं ट्रांसफर, तो उन्हें हम अनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं।
ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं? आप सभी को पता है कि जो भी शिशु है उसके अंदर आधे गुण किसके होते हैं? माता के, और आधे गुण पिता के होते हैं, है ना। तो आनुवंशिक विकार का मतलब, मान लीजिए कोई ऐसा रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाला रोग है, और वो माता से भी शिशु को जा सकता है, अगर पिता से जा सकता है तो पिता से भी शिशु को जा सकता है। तो ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स या आनुवंशिक विकार भी होते हैं कारण, जिससे स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होता है। संक्रमण, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो जाए, इन्फेक्शन होने पर भी क्या होता है? स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आहार, आराम और व्यायाम सहित जीवन शैली, है ना। सही आहार, थोड़ा सा आराम और व्यायाम, यानी कि आहार, आराम और व्यायाम, एक्सरसाइज, रेस्ट और आपका फूड, ये तीनों चीजें यदि साथ में हो, ऐसी लाइफ स्टाइल हो जहाँ पे हमारी लाइफ में व्यायाम भी हो, आराम भी हो और आहार भी हो, ऐसा हो तो क्या होता है? हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, मतलब अच्छा असर पड़ता है तब हमारे स्वास्थ्य पे। और अगर कोई नशीली दवाओं का सेवन कर रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, तो इससे क्या होता है? हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हमारे तंत्रिका तंत्र पर, सबसे ज्यादा किस पर? नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। तो तंत्रिका तंत्र पर क्या होता है? नशीली दवाओं का और शराब के सेवन से, मतलब ड्रिंक्स से, अल्कोहलिक ड्रिंक्स से और नशीली दवाओं से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सुना सभी बच्चों ने होगा कि शराब जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कैसे हानिकारक है। देखिए कैसे हानिकारक है। जब भी आपका जो एक नर्वस सिस्टम है, हमारा एक तंत्रिका तंत्र है, उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। क्लास 10th में आपने चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, बहुत विस्तार से उसके बाद तब हमने बात करी थी इस बारे में क्लास 10th में कि किस तरह से आपके माइंड पे, मस्तिष्क पे कंट्रोल होता है किसका? तंत्रिकाओं का, तंत्रिका कोशिकाओं का, न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो देखिए जब भी हम शराब पीते हैं या हम नशीली दवाएं कुछ ऐसा, तो जब भी कभी ऐसा होता है तो क्या होता है कि नर्वस सिस्टम शट डाउन होने लगता है धीरे धीरे, है ना। नर्वस सिस्टम शट डाउन होने लगता है, तो इससे क्या है? स्वास्थ्य पर हमारे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हमारा नर्वस सिस्टम सही प्रकार से फिर काम नहीं कर सकता। अब रोग जो होते हैं, इस पॉइंट के बारे में समझेंगे। रोग जो होते हैं उनको दो तरीके के रोगों के बारे में हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब हम क्लासिफाई कर सकते हैं, रोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है बच्चों इन्फेक्शियस डिजीज या संक्रामक रोग, और दूसरे प्रकार के रोगों को हम कहते हैं गैर संक्रामक रोग। तो जो संक्रामक रोग होते हैं, है ना, संक्रामक रोग जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? जब बॉडी के एक या एक से अधिक ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन बुरी तरह प्रभावित होते हैं, तो विभिन्न साइंस और सिम्टम्स के द्वारा क्या होते हैं? कैरेक्टराइज होते हैं। तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, है ना, अर्थात हमें डिजीज हो गई है। अभी जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं, या उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज कैसी है बच्चों? इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो बहुत कॉमन है। कैसी है? बहुत कॉमन है इन्फेक्शियस डिजीज। हम कभी ना कभी इसके शिकार हो जाते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज में जैसे वायरल फीवर। वायरल फीवर क्या है? घर में किसी एक को हुआ तो सबको होने की संभावना होती। इन्फेक्शियस डिजीज क्या है आपका? कोविड। क्या है? कोरोना। इन्फेक्शियस डिजीज है, एक से दूसरे को हो जाता है। टीबी ट्रांसमिट हो जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है।
कैंसर इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। कैंसर के रोगी के संपर्क में रहने पर कैंसर आपको नहीं हो सकता। तो रोगों को दो कैटेगरीज में बांट दिया गया, एक तो है इन्फेक्शियस यानी संक्रामक रोग और दूसरे हैं नॉन इन्फेक्शियस यानी कि गैर संक्रामक रोग, है ना। तो कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जो है उसमें आपका एड्स है। एड्स कैसे इन्फेक्शियस है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है लेकिन उसका तरीका अलग है। अगर सामान्य तौर पर आप उसके साथ रह रहे हैं तब ये ट्रांसमिट नहीं होगा, है ना। एड्स जो है वो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एड्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये बहुत जानलेवा है, मतलब फेटल डिजीज की कैटेगरी में आता है। नॉन इन्फेक्शियस बीमारी में आपका कैंसर है ना, जो मृत्यु का एक मुख्य कारण है। बहुत बड़े पैमाने पर कैंसर के रोगियों की मृत्यु हर साल होती है। ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज ये भी हमारे स्वास्थ्य पे जो है बुरा प्रभाव डालते हैं। तो कॉमन डिजीजेस जो है ह्यूमंस में उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होते क्या कहलाते हैं? गैर संक्रामक रोग कहलाते हैं। अब कैंसर कैसा है? कैंसर एक ऐसा गैर संक्रामक रोग है जो मौत का कारण बनता है। अभी बच्चों आपको कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस के बारे में बताया जाएगा। मतलब कुछ अनेकों जीव होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगी है, प्रोटोजोन्स है, हेलमिंथ्स हैं, है ना। ये कुछ ऐसे कारक हैं जो मनुष्यों में बीमारी या रोग पैदा करते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स मनुष्यों में डिजीज पैदा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। तो ज्यादातर पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। ज्यादातर पैरासाइट्स का मतलब परजीवी, जो होस्ट पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और परजीवी ऐसे होते हैं जो होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के होते हैं लोग। सहजीवी का मतलब जो साथ साथ रहते हैं होस्ट, इसके बारे में आप छोटी क्लासेस में ही पढ़ चुके हैं। परजीवी क्या है? परजीवी वो है जो गेस्ट और होस्ट सेल है, तो होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाने वाला जो होता है वो परजीवी कहलाता है। तो पैथोजेंस जो परजीवी होते हैं, मतलब पैरासाइट्स होते हैं, वो पैथोजन कहलाते हैं, क्योंकि ये होस्ट के अंदर रह करके या होस्ट के शरीर के ऊपर रह करके उन्हें क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। तो पैथोजेंस जो हैं वो हमारे शरीर में कई तरीके से प्रवेश कर सकते हैं, है ना। हमारी अपनी संख्या में वो वृद्धि करके नॉर्मल हमारी वाइटल एक्टिविटीज को इंटरफेयर करते हैं। इससे क्या होता है? हमें मार्फोलॉजिकल या फंक्शनल डैमेज होता है। पैथोजन को होस्ट के वातावरण के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, है ना। जैसे पैथोजन जो गट से प्रवेश करते हैं, मान लीजिए वो गट से प्रवेश कर रहे, तो उनको स्टमक के लोअर पीएच में रहने और वहां पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके प्रति रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी वो रह पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों सैल्मोनेला टाइफी के बारे में, कि सैल्मोनेला टाइफी क्या है। देखो, इससे होता है आपको टाइफॉइड नाम का रोग। सैल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? टाइफॉइड नाम का रोग होता है। तो इंसान में पाए जाने वाले जो रोग हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, कवक या प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स, इसके किसके कारण मनुष्यों में ये रोग होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ्स। इनसे संबंधित जीव जो है वो मनुष्य में बीमारियों का कारण बन सकते हैं, है ना। तो ऐसे रोग पैदा करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? रोगजनक या पैथोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोगजनक या पैथोजेंस कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला है आपका टाइफॉइड। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसको कहते हैं अंतर ज्वर। अंतर ज्वर हिंदी में कहते हैं ऐसा ज्वर
कि जो अंदर ही अंदर बहुत लंबे समय तक रहे और नुकसान पहुंचाता रहे, किसको? होस्ट सेल को। बहुत छोटे छोटे आपका ये जूम दिखाया गया है कि ऐसे शेप के होते हैं, इस तरीके के होते हैं। इसमें प्रभावित अंग क्या होता है? देखो, ये छोटी आंत इससे प्रभावित होती है। सैल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है, जो एक पैथोजन बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जिसे मनुष्यों में क्या होता है? टाइफॉइड फीवर होता है। तो इसका जो संचरण है वो कैसे हो सकता है? संचरण की विधि है, मतलब संचरण कैसे हो जाता है? भोजन और पानी के संदूषण के द्वारा, मतलब पॉल्यूटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा ये क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और वहां से ब्लड के द्वारा शरीर के अन्य क्षेत्रों में, अन्य अंगों में, अन्य ऑर्गन्स में ये पहुंच जाता है। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? टाइफॉइड फीवर के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? सामान्य लक्षण क्या हैं टाइफॉइड फीवर के? बुखार होना, बुखार होना, एक नियत समय पे रोज बुखार का आ जाना, और जब आना तब तेज बुखार का आना, ये आपका टाइफॉइड फीवर का लक्षण है। सस्टेन्ड हाई फीवर बोल सकते हैं इसको, है ना? तेज बुखार आना, जैसे कि आपका सस्टेन्ड हाई फीवर जिसको बोलते हैं। वीकनेस, कमजोरी, स्टमक पेन, पेट दर्द, कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, हेडेक यानी कि सिर दर्द, और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख ना लगना। ये कुछ लक्षण हैं जो किस रोगी में आपको दिखाई पड़ेंगे? टाइफॉइड के रोगी में ये आपको दिखाई पड़ेंगे। अब कुछ गंभीर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आंतों की वेध से मृत्यु तक हो सकती है। मतलब वैसे तो टाइफॉइड बिल्कुल कंट्रोल हो जाने वाली डिजीज है, केवल सही समय पर टेस्ट होके दवा की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर सीवियर केस हो, कोई गंभीर मामला हो, तो इस गंभीर मामले में क्या होता है? इंटेस्टाइन में छेद भी हो सकता है। तो अगर इंटेस्टाइन में छेद हो गया तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। अब ये जो टाइफॉइड फीवर है, इसका पता कैसे लगाएं? इसकी पुष्टि कैसे होगी? इसके लिए एक टेस्ट होता है। टाइफॉइड बुखार की जो पुष्टि है, जो टेस्ट है, वो विडाल टेस्ट के द्वारा होती है। क्या नाम है उसका? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के द्वारा इसकी पुष्टि हो सकती है। मतलब बुखार कई प्रकार का होता है, तो किसी व्यक्ति को टाइफॉइड फीवर है, इसका टेस्ट होगा विडाल टेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो विडाल टेस्ट जो है एक प्रकार का कैसा है? लैब में हो जाने वाला टेस्ट है विडाल। किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। मतलब ब्लड का सैंपल लेके टेस्ट करके विडाल टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति को टाइफॉइड फीवर है ना? मतलब उसके शरीर में चाहे फूड के चाहे वाटर के द्वारा, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा ये रोग अंदर पहुंच गया, जहां पे सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो था वो शरीर के अंदर पहुंच गया। तो ये है आपका टाइफॉइड का रीजन। देखो, हमें इन्फ्लुएंजा के बारे में भी बताना है, निमोनिया के बारे में भी पढ़ना है। अच्छा, टाइफॉइड जो है बच्चों, टाइफॉइड, हमने टाइफॉइड के बारे में पढ़ा, उसके लक्षण के बारे में पढ़ा, कौन से टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि टाइफॉइड है, ये पढ़ा। एक स्टोरी है, मेडिसिन में ये क्लासिकल केस है। देखो, जो भी किसको हिस्ट्री होती है ना, केस हिस्ट्री होती है, केस स्टडी होती है। तो मेडिसिन में ये पढ़ाया जाता है कि एक केस स्टडी हुई थी, मैरी मेलोन नाम की। ये टाइफॉइड नाम क्यों रखा गया है ना, वो एक कहानी है, उसके बारे में आप बात करेंगे। जैसे ये बीमारी जो है, इसमें ये नाम टाइफॉइड, इस रोग का नाम, इस बुखार का नाम टाइफॉइड क्यों है ना? एक लेडी थी, उसका नाम था मैरी मेलन। तो ये इसका निक नेम था टाइफॉइड मैरी। क्या नाम था उसका? निक नेम था टाइफॉइड मैरी, है ना? तो ये प्रोफेशन से क्या थी? कुक थी। क्या थी प्रोफेशन से? कुक थी। मतलब घरों में खाना बनाने का काम करती थी, और खाने के द्वारा ये वर्षों तक टाइफॉइड कैरियर के रूप में टाइफॉइड
फैलाती रही थी, तो इसलिए इसकी केस स्टडी की जाती है। क्लासिकल केस है ये मेडिसिन में। अच्छा, नेक्स्ट जो बीमारी है वो है निमोनिया। कौन सी बीमारी है? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किसके कारण होता है? 2 बैक्टीरिया उसके लिए उत्तरदायी हैं। न्यूमोनिया किसके कारण होता है? न्यूमोनिया, जिसको हम हिंदी में निमोनिया कहते हैं, इंग्लिश में इसको न्यूमोनिया कहते हैं, और पी इसमें साइलेंट है, NEUMONIA, न्यूमोनिया। तो जो न्यूमोनिया है इसमें कौन सा पैथोजन है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। 2 हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ये दोनों जैसे बैक्टीरिया मानवों में न्यूमोनिया के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, है ना? लंग्स में, जैसे अपने क्लास 10th में पढ़ा था, है ना, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में छोटी क्लास से ही, 7th क्लास से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने 10th में भी पढ़ा कि जो हमारा लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स में वायु कोश होते हैं, अल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हवा भर जाती है। तो जब ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्टेड व्यक्ति में क्या होता है, लंग्स के जो अल्वियोलाई हैं, जो एयर फिल्ड सैक्स हैं, उनको ये इन्फेक्ट कर देता है। और तब क्या होगा, इन्फेक्शन के कारण अल्वियोलाई में हवा की जगह पे फ्लूइड भर जाता है, जिससे सांस लेने में सीवियर प्रॉब्लम होती है। जैसे कोरोना के जो भी मरीज रहे, तो क्या देखा गया कि उनके लंग्स में जो एयर सैक थे वो इन्फेक्ट हो गए, उनको निमोनिया हो गया एक टाइम पे, और फिर सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। तो इसके पैथोजन कौन कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी 2 तो इसके पैथोजन हैं। प्रभावित अंग, कौन से अंग को ये प्रभावित करता है? फेफड़ों के अल्वियोलाई जो है वो द्रव से भर जाते हैं। अब इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं, है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, लंग्स जो हैं, लंग्स अगर इन्फेक्टेड हुए, इसका आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया। आपका ये दोनों लंग्स दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, तो जूम करके दिखाया गया है आपको। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे अल्वियोलाई हैं, एयर स्पेसेस, जो एयर स्पेस है, यानी कि हवा इसमें जब सांस ले रहे हैं तो भर रही है। अब नीचे वाले डायग्राम में देखें आप, अल्वियोलाई विद न्यूमोनिया। सामान्य अल्वियोलाई का ये है डायग्राम ऊपर वाला, और नीचे वाले देखेंगे अल्वियोलाई विद न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया वाले अल्वियोलाई में क्या होता है? फ्लूइड एंड पस फिल्ड एयर स्पेस कंटेन्स बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। जब न्यूमोनिया रोग हो जाता है तो एयर सैक्स के अंदर, वायु कोशों के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। वो फ्लूइड क्या होता है? पस फिल्ड हो जाता है उसमें, और उसके बाद बैक्टीरिया भी अंदर होता ही है और ब्लड सेल्स भी उनमें मौजूद होती है। इसी कहते हैं इन्फ्लेमेशन भी होता है। अल्वियोलर वॉल में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन भी होता है ना। तो ये किसका है? ये है आपका उदाहरण न्यूमोनिया का। न्यूमोनिया में कुछ लक्षण होते हैं, है ना। क्या होता है इन्फेक्शन के कारण? अल्वियोलाई में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है और इसके कारण सांस लेने में सीवियर प्रॉब्लम होती है, ज्यादा तकलीफ होती है। सिम्टम्स इसके क्या है? संचरण के कारण भी जानेंगे हम और सिम्टम्स भी जानेंगे। देखो, संचरण के कारण क्या हैं, क्या कारण से ये फैल जाता है। देखो, संक्रमित व्यक्ति द्वारा हवा में छोड़ी गई बूंदें, जिन्हें हम एरोसॉल्स कहते हैं, उनको अगर अपने शरीर में सांस के माध्यम से चले जाए वो, तो ये इन्फेक्शन का कारण होता है। लक्षण इसका क्या है? सिम्टम्स इसके क्या हैं? देखिए, इसकी सिम्टम्स हैं फीवर यानी कि बुखार, ठंड लगना यानी कि चिल, कफ, खांसी और सिर दर्द यानी कि हेडेक। तो इसमें क्या होता है? खांसी बहुत ज्यादा आती है। क्या होती है? खांसी बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, इसको एकदम सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो कहते हैं कि बच्चे की पसलियां चलने लगी,
है ना, वो किस में होता है, वो इसी केस में होता है, न्यूमोनियाई केस में ही होता है कि जो रिब्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से मूवमेंट करने लगती हैं, जिसको कहते हैं पसलियां चलने लगी। तो वो क्या है, सीवियर केसेस में क्या होता है, लिप्स हैं, फिंगर्स हैं, नेल्स हैं, ये ग्रे या ब्लूइश कलर में चेंज हो जाते हैं अगर सीवियर केस है तो, है ना। फैलता कैसे, इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा छोटे गए जो ड्रॉपलेट्स हैं, हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो हम सांस ले रहे हैं जब और हम सब सांस छोड़ रहे हैं, तो सांस छोड़ते समय हम क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ ड्रॉपलेट्स वातावरण में छोड़ रहे हैं। और ये ड्रॉपलेट्स अगर किसी सामान्य व्यक्ति के एरोसॉल को, अगर इस एरोसॉल को सांस द्वारा अंदर ले लिया जाए तो इन्फेक्टेड पर्सन से ये बीमारी दूसरे व्यक्ति को भी फैल जाती है। देखो, इन्फेक्टेड पर्सन के ग्लास और बर्तन यूज करने से भी ये बीमारी फैल सकती है। और मनुष्यों में होने वाले कुछ और कॉजल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लक्षण इसका क्या रहा, बुखार होता है, इसमें ठंड लगती है, खांसी होती है और सिर दर्द भी हो सकता है। गंभीर मामला यदि आ जाए तो गंभीर मामलों में क्या होता है, उंगलियों के नाखून जो है वो नीले और हल्के ग्रे कलर के होने लगते हैं, हल्के काले रंग के होने लगते हैं, मतलब ग्रे कलर बोलेंगे या हल्का काला रंग बोलेंगे, हल्के काले रंग के होने लगते हैं। तो ये क्या था, ये था आपका न्यूमोनिया के बारे में बात। अभी जो न्यूमोनिया है बच्चों, इसी तरीके का आपका होता है 3 और रोग, इसको आप नोट कर लेंगे, डिसेंट्री, आपका प्लेग और डिफ्थीरिया। 3 चीजें हैं आपका, डिसेंट्री, प्लेग और डिफ्थीरिया। इसको भी सभी बच्चे साथ में नोट कर लेंगे। डिसेंट्री होता है शिगेला डिसेंट्रियाई, उसके द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा। प्लेग होता है आपका यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा। और डिफ्थीरिया होता है कोरिनेबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई के द्वारा, है ना। अब बच्चों हम बात करेंगे सामान्य जुकाम की, यानी कि कॉमन कोल्ड की बात करेंगे। सामान्य तौर पर जब भी मौसम में बदलाव होता है तो सभी सर्दी जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जुकाम लग गया है, मतलब सामान्य जुकाम लग जाता है। तो सामान्य जुकाम भी फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है, संक्रमण वाला रोग है ये, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित कर देता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। उसका सामान्य जुकाम जो है वो सामान्य तौर पर राइनो वायरस के द्वारा मनुष्यों में मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में इसे रखा गया है। सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारी कॉमन कोल्ड होती है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आराम से इजीली ये स्प्रेड होता है। अब ये जो सामान्य जुकाम है, कॉमन कोल्ड है, ये आपका नाक में और रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन करता है। लेकिन बहुत बड़ी बात है और बहुत खास बात भी है, ये जो है ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है ना। जो राइनो वायरस है ये मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज कॉमन कोल्ड क्रिएट करता है। ये नोज और रेस्पिरेटरी पाथ को तो इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है ना। सिम्टम्स इसके क्या क्या है देखिए। प्रभावित अंग क्या है इसका, नाक और श्वसन मार्ग। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उस रास्ते को ये इन्फेक्ट कर देते हैं। देखो इसका लक्षण, अब देखो अगर हम देखें सोर्स ऑफ कोल्ड वायरस डिस्पर्शन, है ना, देखते किस तरह से रूट क्या है, किस तरह से। देखो नाक से 41% के करीब ट्रांसफर हो जाता है, आईज से भी हो सकता है, 7% मुंह के द्वारा भी हो सकता है, और आपका फेरिंग्स के द्वारा भी 10% हो सकता है ना।
स्नीजिंग जैसे छींकना, अगर कोई व्यक्ति छींक दे, छींकने से भी 63% मतलब सबसे ज्यादा ट्रांसफर होने की संभावना कब होती है? जब कोई व्यक्ति छींक देता है। सामान्य जुकाम जो है वो राइनो वायरस के द्वारा होता है और इसका कारण क्या है? संक्रमित व्यक्ति द्वारा हवा में छोड़ी गई बूंदों को सीधा सांसों के माध्यम से शरीर में अंदर ले ले यदि कोई व्यक्ति, तो उससे उसको भी जुकाम हो जाएगा। तो मोस्ट स्प्रेड होने वाली डिजीज है ये, मतलब सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज यही मानी जाती है, बहुत तेजी से फैलती है। तो बच्चों आज की क्लास में हम सभी ने टाइफॉइड फीवर के बारे में जाना, हमने न्यूमोनिया के बारे में जाना, न्यूमोनिया कौन से पैथोजन के कारण होता है उसके बारे में जाना, और हमने कॉमन कोल्ड के बारे में डिस्कस किया थोड़ा सा कि सामान्य जुकाम जो सबसे ज्यादा स्प्रेड होने वाली बीमारी है वो बीमारी किस पैथोजन के कारण होती है? राइनो वायरस के कारण होती है, और उससे अभी बचने के क्या तरीके हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर ये देखा हमने कि 70% तक के रोगी जो है वो स्नीजिंग केवल छींकने वाले टाइम पर ही इन्फेक्शन फैल चुका होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।